समाजशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में एक अवधारणा है प्राथमिक समूह की, प्राइमरी ग्रुप्स की। दोस्तों, आज इसी अवधारणा पर हम डिस्कस करेंगे। प्राथमिक समूह जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में किया। वे लिखते हैं कि प्राथमिक समूह से मेरा अभिप्राय उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना है। बाई प्राइमरी ग्रुप्स I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation। अर्थात कूले कहते हैं कि प्राथमिक समूह वे समूह हैं जहाँ संबंध आमने सामने के हैं, जिनमें सहयोग की भावना है, जैसे परिवार, फैमिली, पड़ोस, नेबरहुड या क्रीड़ा समूह, प्ले। कूले ने प्राथमिक समूहों की जो विशेषता है उनको दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक विशेषता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा मानसिक विशेषता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जो है भौतिक विशेषता है, इनको हम भौतिक दशाएं भी कह सकते हैं, इन्हें बाहर से देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें आती हैं, या कह सकते हैं तीन फीचर्स हैं इसके। पहला है शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है छोटा आकार, स्मॉल साइज, और तीसरा है संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। शारीरिक समीपता से अभिप्राय का यह है कि प्राथमिक समूहों के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं, और छोटा आकार यानी प्राथमिक समूह जो होंगे उनका आकार छोटा होगा, तभी तो एक दूसरे के साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो पाएगी। जैसे इसमें संख्या जो होती है वो कुछ विद्वानों के अनुसार कम से कम 3 से 5 और ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 होती है। और संबंधों की अवधि के संदर्भ में कूले का कहना है कि इसमें संबंधों का जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो बहुत मायने रखती है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है संबंध मजबूत होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है प्राथमिक समूह की मानसिक विशेषताएं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहली विशेषता उन्होंने कहा है कि इसमें जो सदस्य होते हैं उनके लक्ष्यों में समानता होती है, आइडेंटिटी ऑफ एंड्स, यानी प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य होता है, समान लक्ष्य होता है। जैसे परिवार है, परिवार में सभी सदस्यों का एक समान लक्ष्य है, समान उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक सहयोग से परिवार चलता है। दूसरा है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, यानी रिलेशनशिप इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी उद्देश्य साधने के लिए संबंध नहीं बनाए जाते। इन संबंधों की नेचर ही ऐसी होती है कि हमारे उद्देश्य स्वतः पूर्त हो जाते हैं, उद्देश्यों की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। जैसे परिवार में माँ बेटे का संबंध, माँ बेटे का ख्याल रखती है, पिता पुत्र का संबंध, पिता बेटे का ख्याल रखता है हर तरीके से, या मित्र के साथ संबंध। तो किसी उद्देश्य को लेकर संबंध नहीं बनाए जाते, ये संबंधों की नेचर ही ऐसी है कि हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। फिर संबंध वैयक्तिक होते हैं, रिलेशनशिप इज पर्सनल। इसका तात्पर्य है कि संबंधों की प्रकृति ऐसी है कि उन संबंधों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी उन संबंधों का कोई दूसरा व्यक्ति स्थान नहीं ले सकता। जैसे परिवार है, परिवार में पिता का कोई स्थान नहीं ले सकता, भाई का कोई स्थान नहीं ले सकता, आपका घनिष्ठ मित्र है उसका अन्य कोई व्यक्ति स्थान नहीं ले सकता। तो इसमें जो संबंध होते हैं वो वैयक्तिक होते हैं। फिर संबंध अगला है संबंध संपूर्ण होते हैं, रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव, अर्थात संबंध एक पक्षीय नहीं है
केवल आर्थिक पद से संबंध रखते हो या कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेशन रखते हो, ऐसा नहीं है, संपूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टीचर का और स्टूडेंट का जो संबंध होता है वो एक पक्ष होता है, सिर्फ अध्यापन कार्य को लेकर, या डॉक्टर के साथ संबंध है वो हेल्थ को लेकर। लेकिन परिवार में ये सारे पहलू होते हैं संबंध में। पिता आपके इकोनॉमिक कंडीशन का भी ध्यान रखता है, आपकी जरूरतों को पूरी करता है, माँ आपका पालन पोषण करती है। तो इस संबंध ऑल इंक्लूसिव है, एक पक्षीय संबंध नहीं है। और पांचवा, संबंध स्वतः विकसित होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से संबंध नहीं बनाए जाते, ये स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। परिवार में स्वतः ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका माँ के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध, ये स्वतः ही बन जाता है। जब आप कहीं खेलने जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो आपकी मित्रता स्वतः ही हो जाती है। आप घर से उद्देश्य लेके ये नहीं चले थे कि उसको मित्र बनाना है, वो तो भाई वो तो आप स्कूल में एडमिशन लिया या खेल के मैदान में गए, वो आपकी दोस्ती। तो स्पॉन्टेनियस, द रिलेशनशिप इज स्पॉन्टेनियस। और फिर छठवां है कि संबंधों में नियंत्रण की शक्ति होती है। एक्चुअली में जो परिवार है वो सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। हम परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बीच में हम की भावना का संबंध होता है, श्रद्धा का संबंध है, प्यार का संबंध है, स्नेह का संबंध है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते या तोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए पिता हमें कोई आदेश देता है तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर पाते, माँ हमसे कुछ कहती है तो उसका हम पालन करते हैं। तो स्वतः ही ऐसी इसकी नेचर है कि ये हमें कंट्रोल करती है, हमें नियंत्रित करती है। तो परिवार में जो नियंत्रण की शक्ति होती है वो अन्य साधनों से ज्यादा प्रभावी होती है। तो जो प्राथमिक समूह है, दे कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स, वे परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्राथमिक समूहों की अवधारणा पर डिस्कशन। अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए